स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 2.0। आज से हम पढ़ने वाले हैं MPPSC यूनिट 6। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 6 में है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, ठीक है। आपकी यूनिट 6 में इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा है MP इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमिक्स है। हम इंडियन इकोनॉमिक्स से शुरुआत करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम MP इकोनॉमिक्स में कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में दिया है वित्तीय संस्थाओं के बारे में। रिजर्व बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक क्या है, सेबी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो वित्तीय सेवाएं अपने ग्राहकों और सदस्यों को उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो अपने ग्राहकों और सदस्यों को वित्तीय सेवाएं देती हैं। अब वित्तीय सेवाएं का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे ऋण देना या जमा लेना, इसका मतलब बीमा भी होता है, इसमें बीमा भी आता है, इसमें पेंशन जैसी सुविधाएं भी आती हैं। ये सारी चीज़ें वित्तीय सेवाओं में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वित्तीय संस्थाओं के वर्गीकरण को एक बार देखेंगे, है ना, क्योंकि वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है। आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये आपको हेल्प करेंगे आगे चीज़ों को समझने में। सबसे पहले हम वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, इंडिया में वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो अपने सदस्यों को वित्त संबंधी सेवाएं देती हैं। वित्त संबंधी सेवाओं में बीमा, पेंशन, ठीक है, बैंकिंग सेवाएं तो आती हैं। अब देखिए वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है बैंक और दूसरा प्रकार है NBFI यानी नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान। आपके सिलेबस में दिया है नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान और बैंक। तो वित्तीय संस्थान दो प्रकार की होती हैं, आप याद रखिएगा कौन कौन सी। एक बैंक होते हैं और NBFI यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। अब इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर मुख्यतः दो चीज़ों का है। सबसे पहले ये है कि बैंक जो है वो RBI का एक रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, यानी RBI बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 है। उसके तहत जो भी संस्थाएं लाइसेंस प्राप्त होती हैं वो बैंक कहलाती हैं। किसके तहत? RBI रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। दूसरा अंतर है ये मांग जमा स्वीकार कर सकती हैं, मांग जमा स्वीकार कर सकती हैं, ठीक है। बैंक जो है दो है, बैंक एक तो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त होते हैं, वहीं मांग जमा स्वीकार कर सकती हैं। NBFI क्या है? NBFI यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान वे संस्थान होते हैं जो किसी कंपनी एक्ट या किसी अधिनियम के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होते हैं। अंतर समझ में आया? बैंक वे संस्थान होते हैं जो RBI बैंकिंग अधिनियम जो है 1949 उसके तहत लाइसेंस प्राप्त होते हैं, वहीं नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो है कंपनी एक्ट या किसी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरा यह है कि जमा स्वीकार नहीं कर सकती, ठीक है। जमा स्वीकार नहीं कर सकती यानी कुछ मामलों में ये सावधि जमा स्वीकार कर सकती हैं, कुछ मामलों में। आगे हम इसको अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये मांग जमा और सावधि जमा का मतलब क्या है, ठीक है। आप बैंक जाते होंगे, ठीक है, बैंक में आप पैसे जमा करने जाते हैं, ठीक है, यानी किसी चीज़ को पैसे वगैरह को जमा करने जाते हैं। तो बैंक और NBFI में अंतर ये है कि सबसे पहले आप बैंक जाते हैं तो पैसे दो तरीके से जमा करते होंगे। कौन से? एक तो मांग जमा, एक होता है
मांग जमा, ठीक है, मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। वहीं एक होता है सावधि जमा, सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट इसी में आता है। देखिए मांग जमा में का मतलब ये है कि आप कभी भी पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको मांग जमा कहते हैं। इसके लिए दो प्रकार के खाते खुलते हैं, एक बचत खाता होता है और एक चालू खाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मांग जमा और सावधि जमा, बैंक में दो ही प्रकार से पैसे जमा होंगे, मांग जमा या सावधि जमा। मांग जमा में आप जब चाहे पैसे डाल सकते हैं, जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए दो प्रकार के खाते होते हैं, बचत खाता और चालू खाता। देखिए नॉर्मली जो खाता होता है वो बचत खाता होता है, चालू खाता व्यापार के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, उनकी अपनी सुविधाएं हैं, हम इनको आगे पढ़ेंगे। वहीं दूसरे प्रकार से पैसा जमा होता है वो सावधि जमा होता है। सावधि जमा का मतलब ये है कि पैसा जमा करता जो है वो बैंक को टाइम के साथ पैसे जमा करता है। यानी मैं बैंक पैसे जमा करने गया, मान लीजिए 10,000 रुपये जमा करने गया, मैंने कहा कि ये 10,000 रुपये 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो मैं 3 साल से पहले ये पैसे नहीं निकाल सकता, यानी ये लॉक हो गए, ठीक। अगर मैं निकालूंगा तो बैंक या तो मेरे को ब्याज कम देगा या ब्याज काट के देगा, हर बैंक की पॉलिसी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 साल के लिए बैंक में जमा हो गए, इससे पहले अगर निकालूंगा तो बैंक पेनल्टी के तौर पे अलग अलग चीज़ें कर सकता है। तो सावधि जमा और मांग जमा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो बैंक क्या कर सकते हैं, मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। वहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान सिर्फ कुछ मामलों में ही सावधि जमा स्वीकार कर सकती है, मांग जमा तो स्वीकार कर ही नहीं सकती, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आप वित्तीय संस्थान को पढ़ रहे हैं, वित्तीय संस्थान क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वित्त संस्थान जो वित्त संबंधी अपने सदस्यों को, ग्राहकों को वित्त संबंधी सेवाएं देते हैं। वित्तीय संस्थान दो प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है बैंक, दूसरा है NVFI, ठीक है। ये RBI एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त होते हैं, वो RBI रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त होते हैं और मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, जबकि ये जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं कुछ मामलों में सावधि जमा, हम आगे पढ़ेंगे, और ये कंपनी एक्ट के तहत आते हैं। अब बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, बैंक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक है ना, और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। इनमें क्या अंतर है, इनमें अंतर है कि RBI एक्ट यानी RBI एक्ट है 1935 का, इसकी एक अनुसूची होती है अनुसूची 2, अनुसूची 2। RBI एक्ट 1935 की अनुसूची 2 के तहत रजिस्टर्ड बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। वही गैर अनुसूचित बैंक क्या कहलाते हैं, जो RBI एक्ट 1935 के अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है, वो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। फिर से समझ लीजिए, अनुसूचित बैंक वह बैंक है जो RBI एक्ट 1935 की अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड होते हैं, वही गैर अनुसूचित बैंक रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। दूसरा मुख्य अंतर है अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक में, वो है CRR, यानी अनुसूचित बैंकों को CRR अनिवार्य है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक को ऐसी बाध्यता नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। अब देखिए ये बैंक है, ठीक है, ये RBI है। जिस प्रकार से हम आम लोग बैंक में एक या तो चालू खाता खुलवा सकते हैं या बचत खाता, इसी प्रकार से बैंक का एक RBI में खाता होता है, चालू खाता, बैंक का भी एक चालू खाता होता है। इसके यूजेस हम पढ़ेंगे आगे, तो आप CRR को शॉर्ट में समझ लीजिए कि बैंक का भी एक RBI में एक खाता होता है, चालू खाता, ठीक है। बैंक के पास मान लीजिए सभी ग्राहकों ने 100 रुपये जमा किए, हालांकि ये करोड़ों रुपए में होता है, पर उदाहरण के लिए हम 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये बैंक के पास टोटल जो है लोगों ने पैसा जमा किया, ठीक है। तो इसका कुछ परसेंट
आरबीआई कहता है इसका कुछ परसेंट यानी टोटल, इसको कहते हैं एनडीटीएल। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे कि एनडीटीएल क्या होता है, डीटीएल क्या होता है, पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 100 रुपये टोटल जमा हुआ, इसका कुछ हिस्सा बैंक को आरबीआई में, बैंक के चालू खाते में, जो बैंक का है चालू खाता आरबीआई में, है ना, उसमें जमा करवाना पड़ेगा, यानी रिजर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजर्व। अभी जो रेट है सीआरआर का वो है 4.25%, यानी इस 100 रुपये का 4.25 पैसे, 4 रुपये 25 पैसे बैंक अपने चालू खाते जो कि आरबीआई में वहाँ पे जमा करेंगे। इसको क्या कहते हैं? सीआरआर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अनुसूचित बैंक, बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1935 के अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड होते हैं और इनको सीआरआर रखना अनिवार्य होता है। वहीं गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो तो न रजिस्टर्ड हैं आरबीआई एक्ट 1935 की अनुसूची 2 में, ना ही सीआरआर रखना अनिवार्य होता है। देखिए, अब अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, और दूसरा प्रकार है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में भी अंतर है, ये अंतर ज़्यादा ईजी है। देखिए, वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, काहे के लिए? प्रॉफिट के। वहीं जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ना लाभ ना हानि वाली नीति पे कार्य करते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक प्रॉफिट पे काम करते हैं, वही सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। वाणिज्यिक बैंक की पहुंच ज़्यादा है, इसलिए ये सार्वभौमिक माने जाते हैं, सार्वभौमिक। ठीक है, इनकी पहुंच थोड़ी सीमित है ना, सीमित है, और इसके साथ ये सदस्यता आधारित रहते हैं, सदस्यता आधारित। ठीक है, योग यहाँ तक आपको समझ में आया है ना। तो हमने पढ़ा वित्तीय संस्थान क्या होते हैं। वित्तीय संस्थान वे संस्थान हैं जो अपने ग्राहकों को वित्त संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वित्त संबंधी सेवाओं में पेंशन, बीमा, बैंक में बैंकिंग सुविधाएं भी आती हैं। अब बैंक, वित्तीय संस्थान दो प्रकार के होते हैं, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, अब हम बैंक को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1935 की अनुसूची 2 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, और सीआरआर रखना अनिवार्य होता है। हम सीआरआर को समझ चुके हैं। वही गैर अनुसूचित बैंक क्या है? वे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1935 की अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और कैश रिजर्व रेशो रखना इनको अनिवार्य नहीं। ठीक है, अब अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। अब वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर क्या है? वाणिज्यिक बैंक लाभ पे काम करते हैं, वहीं सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य करते हैं। अब देखिए, वाणिज्यिक बैंक के 8 प्रकार हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। एक होते हैं सरकारी बैंक यानी सार्वजनिक बैंक यानी पब्लिक बैंक, सार्वजनिक बैंक हो गए। दूसरे हो गए प्राइवेट बैंक, ठीक है ना, पब्लिक बैंक यानी सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक है ना। तीसरे हैं विदेशी बैंक यानी फॉरेन बैंक, ठीक है। पब्लिक बैंक यानी सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक और अपना तीसरा हो गया विदेशी बैंक। चौथे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, इनको हम आरआरबी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है वो पांचवा है लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक, ठीक है। छठा है पेमेंट बैंक, ठीक है, और सातवां है लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, ठीक है। ये भी कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। पब्लिक बैंक यानी सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक निजी बैंक है ना, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक है ना, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक, इन सबको हम पढ़ेंगे। भारत में अगर संख्या के आधार पर देखो, सब 12 पब्लिक बैंक हैं यानी सार्वजनिक बैंक हैं,
प्राइवेट बैंक की संख्या 21 है, ठीक है। विदेशी बैंकों की संख्या 44 + 2 है, यानी 46 है। हम 46 भी कहीं किताबों में 46 लिखा होगा, कहीं में 44 लिखा होगा, ठीक है। वही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो 43 है। कितने हैं? 43, है ना। वही लघु वित्त बैंक है 11, पेमेंट बैंक है 6, लोकल एरिया बैंक है 2, ठीक है। आप आगे हम इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। अब दूसरे हैं सहकारी बैंक, ठीक है। दूसरे क्या हैं? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक भी आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 2 प्रकार के सहकारी बैंक हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, है ना, और दूसरा है शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक, ठीक है। अब सहकारी बैंक 2 प्रकार के हैं, ग्रामीण सहकारी और शहरी सहकारी। अब शहरी सहकारी बैंक भी 3 प्रकार के हैं, ठीक है। आप बस इसको याद रखिएगा, है ना, चार्ट के तौर पे। बाकी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रामीण सहकारी बैंक भी 3 प्रकार के हैं। एक तो राज्य स्तर पे होते हैं, एक जिला स्तर पे होते हैं, और एक होते हैं तालुका स्तर पे, ठीक है। ये 3 स्तर पे होते हैं। इसी को हम राज्य सहकारी बैंक बोल देते हैं, ठीक है। इसी को हम राज्य सहकारी बैंक बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम जिला स्तर पे होते हैं, केंद्रीय जिला स्तर सहकारी बैंक कहते हैं, और तालुका स्तर पे पैक्स, ठीक है। ये कमेटीज होती हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। शहरी सहकारी बैंक, ठीक है, अगर एक राज्य में है, एक राज्य में भी हो सकती हैं, और एक से अधिक भी राज्य में हो सकती हैं, एक से अधिक राज्य में हो सकते हैं। जो शहरी सहकारी बैंक है वो एक राज्य में भी हो सकते हैं और एक से अधिक राज्य में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बैंकिंग सिस्टम को समझा, ठीक है। अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो एक बार फिर से चार्ट बनाएंगे। तो वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के होते हैं, बैंक और NBFI। बैंक में हम आगे बढ़ते हैं, तो बैंक 2 प्रकार के, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक जो RBI एक्ट 1935 के अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, और CRR रखना इनको अनिवार्य होता है। वहीं गैर अनुसूचित बैंक ना तो रजिस्टर्ड होते हैं, ना ही इनको CRR यानी कैश रिजर्वेशन नहीं रखना होता है। अब अनुसूचित बैंक भी 2 प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक और दूसरा है सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर यह है कि वाणिज्यिक बैंक लाभ पे काम करते हैं, वही सहकारी बैंक ना लाभ पे ना हानि पे कार्य करते हैं। वही ये सार्वभौमिक होते हैं, सीमित हैं, ठीक। 8 प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं, है ना। सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक, क्या कहते हैं, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, अपने पेमेंट बैंक, और अपना हो गया लोकल एरिया बैंक, ठीक है। वहीं सहकारी बैंक 2 प्रकार के, ग्रामीण सहकारी और शहरी सहकारी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम एक तो वित्तीय संस्थाएं हम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के हो सकते हैं, बैंक, ठीक, और दूसरा NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अब हमने बैंक को देख लिया है, अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये करते क्या हैं? ये ऋण देते हैं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये ऋण देते हैं लंबी अवधि के लिए। आपको पता है कि ये पैसे वैसे भी जमा स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। बस कुछ मामलों में सावधि जमा, जिसको हम पढ़ेंगे कि कुछ मामलों में फिक्स्ड डिपॉजिट ये स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, पर इनका मुख्य कार्य है ऋण देना। NBFI नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान के प्रकार की बात करें हम तो सबसे पहला है वर्गीकरण की बात करें तो विकास वित्त संस्थान। इसी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि कुछ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। अब कौन कौन से हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान? नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बैंक नहीं है, याद रखना। एग्जिम बैंक
यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात के लिए ये बैंकिंग सुविधाएं यानी जमा स्वीकार नहीं कर सकती, पर कुछ मात्रा में लोन दे सकती हैं, लंबी अवधि के लिए लोन दे सकती हैं, प्रबंधन का कार्य बताती हैं कि किन चीज़ों को निर्यात करना है, किन चीज़ों को आयात करना है, ये एग्जिम बैंक। ठीक है, ये अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में आता है। ठीक है, 100% स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो विकास वित्तीय संस्थान में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, एग्जिम बैंक हो गया। दूसरा है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड है ना, नाबार्ड। तीसरा है नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक है। चौथा है सिडबी और पांचवा है NAFID। देखिए ये 2023 के बजट में बताए गए थे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अवसंरचना के लिए ऋण देता है। तो हमने देखा NBFI विकास वित्त बैंक। ठीक है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान आती हैं इसके अंतर्गत। एग्जिम बैंक, बैंक के नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, सिडबी है, NAFID है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्राथमिक विक्रेता। प्राथमिक विक्रेता ये क्या होते हैं? ये सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद और बेच के लिए ये कुछ समझ लीजिए एक प्रकार की दुकान होती है मार्केट में। ठीक है, इनको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। और तीसरा होती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ठीक है, ये कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। ठीक है, इनका काम मुख्यतः बैंक जैसे होती हैं पर बैंक जैसा कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, मैंने बताया NBFC 2 प्रकार की हो सकती हैं। NBFI में कुछ मैंने जिनकी बात करी थी कि कुछ जमा स्वीकार कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो कुछ होती हैं NBFC डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट यानी जमा। जमा भी कौन सा? सावधि जमा है ना, सावधि जमा। मांग जमा कोई भी NBFI संस्थान नहीं कर सकता। NBFC डिपॉजिट और NBFC नॉन डिपॉजिट। ठीक है, आपको ये वर्गीकरण समझ में आएगा। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, ये बैंक जैसी होती हैं, बैंक जैसा कार्य करती हैं पर बैंक नहीं होती, बस याद रखिएगा। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब NBFC भी 2 प्रकार की होती हैं, NBFC डिपॉजिट और NBFC नॉन डिपॉजिट, जो जमा ले सकती हैं और जो जमा नहीं ले सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो परिचय। वित्तीय संस्थान उन संस्था को कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं देते हैं। अब आप वित्तीय संस्थान में देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सार्वजनिक बैंक है ना, पब्लिक बैंक है। ठीक है, IDFC ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक है। भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, ये बीमा कंपनी है, ये NBFI में आएगा। ठीक है, बैंक में नहीं आएगा, है ना। ICICI ये है प्राइवेट बैंक, है ना। विकास बैंकिंग में आपने देखा होगा जो NBFI में नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें दी हुई हैं कि वित्तीय संस्थान पढ़ना, वित्तीय संस्थाएं क्या होते हैं, हमने वर्गीकरण को देखा। रिजर्व बैंक हम आगे पढ़ेंगे, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि 8 प्रकार के वाणिज्यिक बैंक में मुख्य बैंक कौन से हैं। सेबी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। अब यहाँ पे वित्तीय बाजार करके एक टॉपिक दिया है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वित्तीय बाजार, बाजार क्या होता है? सरल सी बात है, जहाँ क्रेता और विक्रेता किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का क्रेता विक्रेता मौजूद हो, वही बाजार कहलाता है। क्रेता विक्रेता जहाँ मौजूद हो वो बाजार है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्रेता और विक्रेता जहाँ मौजूद हो
वस्तुओं के। अब जहाँ वित्त संबंधी क्रेता में, यानी समझ लीजिए सामान्य भाषा में किसी को निवेश चाहिए और किसी को निवेश करना है। निवेश का मतलब ये है किसी को पैसे कमाने के लिए निवेश करना पड़ेगा, ठीक है। हम निवेश का प्रक्रिया को भी आगे समझें। यानी किसी को लोन चाहिए बिजनेस के लिए और किसी को लोन देना है। जब जहाँ ये दोनों उपलब्ध हों इसको हम कहेंगे वित्तीय बाजार, ठीक है। वित्तीय बाजार दो प्रकार का है वर्गीकरण। एक होता है मुद्रा बाजार, ठीक है, और दूसरा होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अब मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर क्या है? देखिए, मुद्रा बाजार 1 साल के लिए होता है। 1 साल यानी 365 दिन के अंदर के अगर लोन संबंधी, ऋण संबंधी या वित्तीय संबंधी सेवाएं हैं उसके लिए मुद्रा बाजार, ठीक है। जहाँ समझ लीजिए किसी को निवेश की ज़रूरत है ना, बिजनेस आइडिया वगैरह के लिए, तो किसी को निवेश करना है, ये दोनों जब 1 साल के अंदर के लिए उपलब्ध होते हैं तो उसको मुद्रा बाजार कहेंगे। वहीं पूंजी बाजार 1 साल से अधिक। इनको अब समझ लीजिए कि 3 मुद्रा बाजार में 3 लोगों को ज़रूरत हो सकती है निवेश की, ठीक है। निवेश उनको करना है या ना, फंड जुटाना है, ऋण संबंधी ऋण लेना है, तो 3 चीज़ें। एक हो सकता है सरकार, एक हो सकता है कोई कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी वगैरह, और तीसरा हो सकता है बैंक। तीनों को ही निवेश करने के लिए पैसों की आवश्यकता हो सकती है। अब यहाँ पे आप जानते हैं वित्तीय बाजार का मतलब ही है कि किसी को पैसे किसी को ऋण चाहिए तो कोई ऋण देना चाहता है, तो इसके लिए 2 प्रकार के बाजार होगा। मुद्रा बाजार यानी 1 साल से कम की अवधि के लिए, और पूंजी बाजार 1 साल से अधिक की अवधि। 3 लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है, सरकार को, कंपनी को, बैंक को। अब सरकार को अगर ऋण चाहिए तो वो क्या करती है, सिक्योरिटी में। अब किसी को आपको खुद पता है कि अगर किसी को ऋण चाहिए और किसी को ऋण देना है, ऋण देने वाला कुछ सिक्योरिटी पे ही देगा, है ना, तो ऋण लेने वाला कुछ सिक्योरिटी इशू करता है, जिनको हम नॉर्मल भाषा में प्रतिभूतियाँ कहते हैं। सरकार जब करे तो उसको हम कहेंगे प्रतिभूति, ठीक है, प्रतिभूति, ठीक है, इन्हें बॉन्ड। अब प्रतिभूति में सरकार ट्रेजरी बिल, ये एक प्रकार की सिक्योरिटी है, आप इतना समझ लीजिए, आगे हम इनको पढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल जो कि 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए हो सकते हैं। 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं आगे हम इनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल, ठीक है, 91, 182 और 364, 1 साल के लिए, कम के लिए हुआ, ठीक है। दूसरा होता है कैश मैनेजमेंट बिल। 91 ट्रेजरी बिल जैसा ही होता है, बस अंतर यह है कि 91 दिन से कम के लिए होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सरकार में सिर्फ केंद्र सरकार ही मुद्रा बाजार से पैसे उधार ले सकती है ना। राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है। राज्य सरकार को अधिकार ये मिलेगा कहाँ पे, ये अधिकार उनको मिलेगा पूंजी बाजार में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। अब जब कंपनियां करें, इनको तो हमने ट्रेजरी बिल, केस मैनेजमेंट बिल कर दी। जब कंपनियां ऐसी कोई बिल या कुछ वो करे तो हम उसको कहते हैं कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र। क्या कहते हैं हम उसको, वाणिज्यिक प्रपत्र। इसको हम कहते हैं, कंपनियां जब ऐसा करें तो कॉमर्शियल पेपर, है ना। और जब बैंक करें तो हम कहते हैं इनको COD, है ना। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे पूंजी बाजार में आप जानते होंगे शेयर, ठीक है, ये सब पूंजी बाजार में आते हैं। अब है इसमें तो आप कंपनियां भी कर सकती हैं, बैंक भी कर सकते हैं। अब सरकार क्या करेगी, सरकार भी देखिए, यहाँ पे कंपनियां और बैंक को करना है तो वो क्या कर सकते हैं, शेयर बाजार के माध्यम से ऋण जुटा सकते हैं। वहीं सरकार क्या करेगी, इसके लिए बॉन्ड जारी करेगी। यहाँ भी प्रतिभूतियाँ जारी कर रही थी, पर उनको हम कहते थे ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। जबकि अगर वो पूंजी बाजार में यही काम करें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दिनांकित प्रतिभूतियाँ, दिनांकित प्रतिभूतियाँ।
प्रतिभूतियाँ। ठीक है, यही कार्य जब वो मुद्रा बाजार में करे तो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल है, वहीं पूंजी बाजार में करे तो दिनांकित प्रतिभूतियाँ। ठीक है, ये कहते हैं केंद्र सरकार जब ऐसा करे। हालांकि राज्य सरकार के मामले में भी हम यही कर लेते हैं, पर नॉर्मली इसका सही ये है कि जब राज्य सरकार ये काम करे पूंजी बाजार में, क्योंकि मुद्रा बाजार में तो उसका अधिकार नहीं है, पर पूंजी बाजार में यही करे तो उसको SDL कहते हैं, यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन, राज्य विकास ऋण, राज्य विकास ऋण। आई होप आपको समझ में आया होगा। वित्तीय बाजार जहाँ वित्त संबंधी चीज़ों के लिए यानी ऋण लेने और ऋण देने के लिए क्रेता विक्रेता दोनों मौजूद हो। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार 365 दिन के लिए होता है, वहीं पूंजी बाजार 1 साल से अधिक के लिए होता है। ठीक है, वहीं मुद्रा बाजार में अगर 3 चीज़ें हो सकती हैं, सरकार हो सकती है, कंपनी हो सकती है और बैंक हो सकते हैं। तीनों को अगर ऋण की आवश्यकता है तो उनके माध्यम अलग अलग हैं ऋण लेने के लिए। ठीक है, सरकार को ऋण लेना हो तो क्या कहेंगे हम उसको, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए, 364 दिन के लिए। वही कैश मैनेजमेंट बिल भी यही होता है कि 91 दिन से कम के लिए सरकार मुद्रा बाजार में कुछ प्रपत्र जारी करे। यही काम जब कंपनी करे तो हम कहते हैं कॉमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक प्रपत्र। यही काम बैंक करे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसको कहते हैं। अब पूंजी बाजार में शेयर बाजार के में जो है कंपनी भी बैंक भी लोन ले सकते हैं, शेयर बाजार के माध्यम से निवेश प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सरकार को अगर करना होता है तो उसको हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड का नाम है दिनांकित प्रतिभूतियाँ, इसको दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहते हैं। ठीक है, जो केंद्र सरकार और यही कार्य अगर राज्य सरकार करे तो राज्य विकास ऋण कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वित्तीय उपकरणों, बॉन्ड, प्रतिभूति, डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर एवं परिसंपत्ति का विनिमय किया जाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक होता है, वही मैंने बताया 1 साल से कम के लिए तो अल्पकालिक, और अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूर्ति करता है। वहीं पूंजी बाजार में दीर्घकालिक यानी 1 साल से अधिक अवधि के लिए यानी 365 दिन के लिए, 365 से अधिक, 365 दिन तक और 365 प्लस तो वो पूंजी बाजार। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बैंकिंग प्रणाली का इतिहास हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 1770 में भारत का पहला बैंक कौन सा है? 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। 1770 में भारत का पहला बैंक बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको किसने स्थापित किया था? कोलकाता अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। ठीक है, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना। ठीक है, 1840 में बम्बई प्रेसिडेंसी बनी। 1943 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। तीनों बैंक मिलके आगे SBI कैसे बनते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। वहीं पे 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक पूर्ण रूप से भारतीय पद्धति पर आधारित कार्य करने वाला प्रथम बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित हुआ। ये पूर्ण रूप से भारतीय पद्धति पर आधारित कार्य करने वाला प्रथम बैंक बना। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बनता है। 1981 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही है भैया SBI, जो 1955 में बाद में SBI बनता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंक ऑफ बंगाल, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर बनता है। ठीक है, वहीं 1926 में हिल्टन यंग और रॉयल कमीशन का गठन होता है। हिल्टन यंग और रॉयल कमीशन ये दोनों RBI की स्थापना से संबंधित है, याद रखना। हिल्टन यंग और रॉयल कमीशन का गठन होता है 1926 में। फिर 1934 में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ब्रिटिश संसद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। किसने? रॉयल कमीशन की सिफारिश पे, याद रखना। रॉयल कमीशन की सिफारिश या हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे
ब्रिटिश संसद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है, जो आगे चल के भारत का केंद्रीय बैंक बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे एक अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है ना। वहीं 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है आरबीआई एक्ट 1935 के अनुसार। वहीं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आरबीआई विस्तृत रूप से कि कार्य क्या है। ठीक है, मार्च 1949 में आरबीआई विनियमन एक्ट 1949 है ना। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, आप हम आगे पढ़े हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, और कोलकाता प्रेसिडेंसी के आधार पे ये तीनों बैंक के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। ये वर्गीकरण है। ठीक है, इसको हम अपलोड कर देंगे तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हो जाते हैं भाई साहब पब्लिक बैंक। ठीक है, सार्वजनिक। ठीक है, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहला है प्रथमा बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आगे हम इसको पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी, प्रथमा बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमने इसको पढ़ा है बैंकों के, ये एक वाणिज्यिक बैंक है वर्गीकरण में। ठीक है, फिर 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ, तो कितने हो गए टोटल? 20 पब्लिक बैंक हो गए। फिर नाबार्ड की स्थापना 1982 में। एनबीएफआई है नॉन बैंकिंग। ठीक है, ये बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जो 1982 में 100% स्वामित्व के साथ भारत सरकार के पास। 2012 में आईडीबीआई को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा मिला। आईडीबीआई को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा मिला। 2013 में राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई? 2013 में। वहीं 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में 5 सहायक बैंकों व भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया। भाई भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई, इसको 2017 में स्टेट बैंक में विलयित कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। किसका? विजया बैंक और देना बैंक, इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। कब? 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। ठीक है, इस प्रकार से विलय होते होते सार्वजनिक बैंकों की संख्या भाई साहब बची 12। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो। ठीक है, बैंक में विलय हो गया। आंध्र बैंक कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में और सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। आज की हमारी क्लास में मेनली था वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण ठीक से आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसी वर्गीकरण के अनुसार चीज़ें आराम से याद करेंगे। कम फैक्ट को सिस्टमेटिक जमा लेंगे, इससे आपको हेल्प होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।